नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि हम एडवांस सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। ये आज हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की 12वीं क्लास है और एडवांस सीरीज की हमारी आज 58 या 58वीं क्लास है। अभी तक एडवांस सीरीज में हमने ओबीजी, एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, आई और ईयर, इन सबको दोस्तों क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है वो हमारा चल रहा है। सिर्फ हमारी इसके बाद में 2 क्लासेज और बचेंगी। उसमें आपका जो जीआई ट्रैक्ट हो 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मैक्सिमम 3 क्लासेज होंगी, जिसमें मैं आपको पूरा जीआई ट्रैक्ट खत्म करवा दूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, जैसे कि हम कभी करते भी नहीं है, शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब कि इससे रिलेटेड जो डिजीज है वो मोर इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा है ना क्वेश्चन से ज़्यादा जो प्रेफरेंस देता हूँ ना दोस्तों, वो नॉलेज को देता हूँ। अब आपको सर वो तो सभी देते हैं, बट मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन नहीं आया तो नहीं आया एग्जाम में, मैं नहीं कहूँगा भाई ये क्वेश्चन आएगा, बट दोस्तों इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, मतलब इस डिजीज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। और ये जो डिजीज अब हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन के द्वारा हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के बारे में, IBD के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिसऑर्डर्स है वो पढ़ते हैं, दैट आर क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि एक क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद क्रोन्स डिजीज। एक क्लाइंट है दोस्तों आपके सामने, एक पेशेंट है जिसको डायग्नोज किया गया है किसके द्वारा, क्रोन डिजीज के द्वारा। उसको क्रोन्स डिजीज हो रही है, क्रोन्स डिजीज, एंड पेरेंट्रल विटामिन्स आर प्रेस्क्राइब्ड। इसको हम क्या दे रहे हैं दोस्तों, पेरेंट्रल दे रहे हैं। पेरेंट्रल रूट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ओरली रूट नहीं दे रहे हैं हम। इसके अलावा चाहे वो आप IM दे रहे हो, सबक्यूटेनियस दे रहे हो, IV दे रहे हो, तो ये सब रूट क्या है दोस्तों, आपके पेरेंट्रल रूट है ये, ठीक है। आर प्रेस्क्राइब द क्लाइंट आस्क व्हाई द विटामिन्स हैव टू गिवन IV रेदर देन माउथ। ये पूछ रहे हैं कि इसको IV क्यों दे रहे हैं, हम इसको माउथ से क्यों नहीं दे रहे हैं। वो ये क्लाइंट हमसे पूछ रहा है कि भाई मुझे जो विटामिन आप ओरली फॉर्म में दे दो ना, आप मुझे क्यों दे रहे हो इसको IV फॉर्म में। व्हाट रेशनल्स फॉर दिस रूट शुड द नर्स इंक्लूड इन ए रेस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। तो भाई ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या आंसर देना चाहिए क्लाइंट को। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला क्वेश्चन है ये, मतलब एक से ज्यादा जो ऑप्शन होंगे वो हमारे क्या होंगे, इसमें राइट होंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, ये क्वेश्चन सिंपल सा है कि आप क्लाइंट को पेरेंट्रल विटामिन्स दे रहे हो, तो वो क्लाइंट आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है भाई मुझे पेरेंट्रल क्यों दे रहे हो, ओरली क्यों नहीं दे रहे हो आप। तो आपको ये बताना है भाई क्यों पेरेंट्रल दिया जाता है, पेरेंट्रल का क्या फायदा होता है, पेरेंट्रल जो विटामिन है वो यहाँ पर हम क्यों दे रहे हैं। हमारे सामने जो ऑप्शन है उसके अंदर पहला जो ऑप्शन है मोर रैपिड एक्शन रिजल्ट, कि पेरेंट्रल देने से जो एक्शन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, मोर रैपिड होता है। सेकंड दे रखा है दे आर इनइफेक्टिव ओरली, कि ये ओरली देने में क्या हो सकते हैं, इनइफेक्टिव हो सकती हैं, इसलिए हम दे रहे हैं। थर्ड है दे डिक्रीज द कोलोन इरिटेबिलिटी, कि जो कोलोन की इरिटेबिलिटी है उसको कम करते हैं। इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में भी इनएडिक्वेट, कि इंटेस्टाइन के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है वो इनएडिक्वेट हो सकता है। एंड एलर्जिक रेस्पॉन्सेज आर लेस लाइकली टू अकर, कि जो एलर्जी जो होती है वो पेरेंट्रल के अंदर क्या होती है दोस्तों, कम होती है। तो अगर हम बात करते हैं, फिर इसके ऊपर आ जाता हूँ, ये तो ज्यादा टफ है भी नहीं, बहुत सिंपल है। आप बिना डिजीज की नॉलेज के भी क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई IV चीजें हम क्यों देते हैं दोस्तों, IV हम सिंपल सी बात है दोस्तों, आप IV दे रहे हो तो सही बात है कि रैपिड एक्शन होगा। क्यों, क्योंकि आप ओरली दोगे तो उसमें एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हो पाता है, तो IV का मोर रैपिड एक्शन होगा, ये बात भी सही है। सेकंड देखा दे आर इनइफेक्टिव ओरली, कि ओरली क्या होती है दोस्तों, इनइफेक्टिव होती है। तो इसमें डिजीज की नॉलेज होना जरूरी होती है कि क्रोन्स डिजीज के अंदर एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो ओरली क्या होंगी, इनइफेक्टिव होंगी, इसलिए हम क्या दे रहे हैं इनको IV फॉर्म में दे रहे हैं, या फिर जो भी दूसरी जो अदर फॉर्म है अदर देन ओरल फॉर्म। तो दे डिक्रीज कोलोन की इरिटेबिलिटी, कि भाई कोलोन की इरिटेबिलिटी को, तो कोलोन की जो इरिटेबिलिटी है दोस्तों उसको क्या करते हैं, ये कम करते हैं। तो कम नहीं करते हैं क्योंकि IV देने से ऐसा नहीं है कि भाई इरिटेबिलिटी हो रही है उसको कम कर देंगे, कोई ये ट्रीटमेंट के रूप में तो यूज हो नहीं रही है कि भाई इरिटेबिलिटी को कम करेंगे। जितनी इरिटेबिलिटी जिस डिसऑर्डर के अंदर पाई जाएगी वो तो रहेगी ही, क्योंकि इस डिसऑर्डर के अंदर पाया क्या जा रहा है, कोलोन की इरिटेबिलिटी पाई जा रही है। और इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन क्या है दोस्तों, मे बी इनएडिक्वेट, कि इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, हाँ ये सही बात है, क्रोन्स डिजीज के अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या हो जाता है, इनएडिक्वेट हो जाता है, इसलिए हम देते हैं। और एलर्जिक रेस्पॉन्सेज आर लार्ज, एलर्जिक रेस्पॉन्स देखो आप किसी भी फॉर्म में दोगे ना, तो IV में भी एलर्जी होगी तो उसकी होगी, हम उसे रोक नहीं सकते हैं कि भाई IV में एलर्जी, ऐसा नहीं होता कि IV के अंदर एलर्जी नहीं होती, IV के अंदर भी एलर्जी होती है, IV में तो कई बार ज्यादा एलर्जी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू ओरल रूट, ठीक है। तो ये भी इसका सही वो नहीं है। तो जो राइट जो आंसर होंगे कि भाई इसके अंदर जो रैपिड जो एक्शन है वो मोर रैपिड होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो डायरेक्टली जो ब्लड के अंदर पहुंचता है तो एक्शन वो तेज करेगा। दूसरा हम वैसे देंगे तो वो पहले हमारे GI ट्रैक्ट के अंदर जाएगा, फिर वहां से क्या होगा दोस्तों, उसका डाइजेशन होगा, वो एब्जॉर्ब होगा, तब वो एक्शन करेगा। जबकि पेरेंटल रूट के अंदर वो डायरेक्टली क्या करेगा दोस्तों, अपना एक्शन करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ मोर रैपिड एक्शन होगा। दूसरा दे रखा है दोस्तों कि दे आर इनइफेक्टिव ओरली,
हाँ सही बात है कि इस डिजीज के अंदर क्या होता है, ये इनफेक्टिव होते हैं ओरली। और इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों इंटेस्टाइनल जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है इस डिजीज के अंदर, इनएडिक्वेट होता है, इसलिए वी हैव टू गिव द विटामिन इन आईवी फॉर्म, इसलिए हमें आईवी फॉर्म के अंदर विटामिन देनी पड़ती हैं। चलो अभी हम इसको थोड़ा सा जब इतना पढ़ रहे हैं तो हम हर चीज पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज की, दैट इज नोन एज इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इसके अंदर दोस्तों दो डिजीजेज इंक्लूड होती हैं, एक जो डिजीज होती है दैट इज क्रोन्स डिजीज, और दूसरी जो डिजीज होती है दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। दूसरी जो डिजीज होती है दोस्तों दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों डिजीजेज, काफी बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जीआई ट्रैक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिजीजेज हैं उनमें से ये दोनों इंक्लूडेड है। पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि क्रोन्स डिजीज ऑल्सो नोन एज, तो ये इसे हम रीजनल एंटेराइटिस के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रीजनल एंटेराइटिस, रीजनल एंटेराइटिस के नाम से भी जानते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस का और कोई नाम नहीं है, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का और कोई नाम नहीं है। अब मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से किस प्रकार से आपको मैं डिफरेंस करते हुए ना दोनों डिजीज कंप्लीट करवा दूंगा और आपको पता भी नहीं लगेगा, इतना सिंपल वे है ये जिससे कि आप इनको क्या कर सकते हो दोस्तों, याद कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके सामने मैं दोनों डिसऑर्डर्स को यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ। तो एक जो डिसऑर्डर है दैट इज क्रोन्स डिजीज और सेकंड जो डिसऑर्डर दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसको मैं अब यूसी लिखूंगा तो आप उससे समझ जाना कि इसका मतलब यही होता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, इन्फ्लामेशन हो रहा है तो क्रोन्स डिजीज के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है दैट कैन अकर इन inflammation can occur anywhere in GI tract from mouth to anus। पूरे जीआई ट्रैक्ट के अंदर दोस्तों क्रोन्स डिजीज के अंदर जो इन्फ्लामेशन पाया जाएगा वो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी पाया जा सकता है, आपके माउथ से लेकर ईसोफेगस से आपके स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, कहीं भी पाया जा सकता है। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस, देखो इसके वर्ड के अंदर कोलाइटिस है मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, तो मेनली दोस्तों इसके अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है इट मेनली अकर इन रेक्टम एंड कोलोन ठीक है। मेनली किसके अंदर होता है दोस्तों, ये रेक्टम एंड कोलोन के अंदर होता है मेनली, ठीक है। और कहीं पर नहीं पाया जाता कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाएगा, स्टोमक में, इसोफेगस में, माउथ में, और कहीं नहीं पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, दो ही जगह पाया जाता है, क्या तो रेक्टम में पाया जाता है या फिर कोलोन के अंदर पाया जाता है। रेक्टम एंड कोलोन जो होती है दोस्तों इसकी वो साइट होती है। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है इसकी, मोस्ट कॉमन साइट। तो दोस्तों क्रोन्स डिजीज की मोस्ट कॉमन जो साइट होती है दैट इज टर्मिनल इलियम। पाया कहीं भी जा सकता है, किसी भी जगह पे ये प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली दोस्तों किसमें प्रेजेंट होता है, टर्मिनल इलियम के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम बात करें अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो अल्सरेटिव जो कोलाइटिस है दोस्तों वो मेनली कहां प्रेजेंट होता है, इसकी अगर हम मोस्ट कॉमन साइट की बात करें तो रेक्टोसिग्मोइडल कोलोन है, हो ही दो जगह पे हो रहा है ये। और उसमें भी अगर हम सिग्मोइड की बात करें दोस्तों, सॉरी कोलोन की अगर हम बात करें तो सिग्मोइड जो जगह है उस पर ज्यादा होता है, तो ये मेनली कहां होता है, रेक्टोसिग्मोइड कोलोन के अंदर मेनली पाया जाता है। ये मेनली किसमें प्रेजेंट होता है, रेक्टो जो सिग्मोइड कोलोन है वहां पर प्रेजेंट होता है। अब देखो इसके कई सारे पार्ट होते हैं, हम जानते हैं सीकम से स्टार्ट होगा, असेंडिंग कोलोन होगा, ट्रांसवर्स होगा, डिसेंडिंग होगा, फिर सिग्मोइड कोलोन आएगा। तो जो सिग्मोइड कोलोन है, ठीक है, और जो रेक्टम है दोस्तों वो इसके क्या है, मोस्ट कॉमन साइट होते हैं इसके, वो क्या होते हैं इसके दोस्तों, मोस्ट कॉमन साइट होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इट इज ए लीजन्स आर, जो इन्फ्लेमेशन में जो लीजन्स बनते हैं दोस्तों, लीजन्स आर फाउंड इंटरमिटेंट। अभी समझाता हूं मैं, लीजन्स आर फाउंड इंटरमिटेंट
और इसके अंदर जो लीजन्स होते हैं दोस्तों दैट आर फाउंड इन कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म मेनली स्टार्ट फ्रॉम रेक्टम एंड रीचेज टू सीकम। इसके अंदर जो लीजन्स होते हैं ना दोस्तों वो ऐसे कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे। कंटिन्यूअस का मतलब ऐसे नहीं कि भाई ओरल के अंदर स्टार्ट हुए फिर इसोफेगस के अंदर हुए फिर इसके अंदर स्टोमक में हुए, ऐसे नहीं। हो सकता है कि ओरल कैविटी के अंदर हो, उसके बाद में आगे नहीं हो, फिर स्टोमक में हो, फिर आगे नहीं हो, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में हो। तो ये क्या हो गया, रुक रुक कर है ये रीजन्स। तो ये रीजन्स क्या नहीं है दोस्तों, दे आर नॉट कंटिन्यूअस, इंटरमिटेंट है, ये बीच बीच में है। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो लीजन जब स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों तो ये ऐसे स्टार्ट होते हैं जैसे रेक्टम के अंदर स्टार्ट हुआ तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा, ठीक है। रेक्टम में हो गया, फिर सिग्मोइड कोलोन के अंदर जाएगा, फिर डिसेंडिंग कोलोन में आएगा, फिर ट्रांसवर्स में आएगा, ठीक है। इसके बाद असेंडिंग कोलोन के अंदर आएगा और फिर कहां तक पहुंचेगा, ये सीकम तक पहुंचेगा। तो इसके अंदर जो लीजन्स होंगे वो किस फॉर्म में पाए जाएंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए है ना दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। तो इसको भी आप थोड़ा सा क्या रखना, याद रखना कि ये किस फॉर्म के अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं। दोनों ही जो डिजीजेज जो होती हैं दोस्तों, दोनों ही जो डिजीजेज होती हैं मेनली इनकी दो पीक आती हैं। अगर हम एज के अकॉर्डिंग देखें तो दो पीक आती हैं। पहली जो पीक आती है दोस्तों, फर्स्ट पीक, वो 20 से और 40 साल की एज में आती है, 20 to 40 ईयर्स की एज में आती हैं। और सेकंड जो पीक आती है दोस्तों वो आती है इसकी आफ्टर 60 ईयर्स, आफ्टर 60 ईयर्स, 60 साल के बाद में आती है, ठीक है। अब पीक का मतलब सबसे ज्यादा कब कौन सी एज के अंदर पाया जाता है ये, तो दोनों ही डिजीजेज है ना, 20 से 40 एज वाले जो ग्रुप के लोग हैं उनके अंदर क्या पाई जाएगी, ज्यादा पाई जाएगी। और जैसे ही 20 से 40 की एज के अंदर पाई गई दोस्तों, उसके बाद नहीं पाई जाती है 50-60 लगभग, ठीक है। ऐसे 100% नहीं होता, लेकिन मोस्ट इंसिडेंट्स जो देखने को मिलते हैं, फिर दोबारा से आता है ये 60 साल के बाद। जो 60 साल के बाद के जो लोग हैं दोस्तों उनके अंदर ये डिजीज क्या देखने को मिलती है, ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें इनके, अगर हम अल्सर की बात करें कि भाई क्रोन्स डिजीज के अंदर जो अल्सर पाए जाते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपसे। तो दोस्तों इसके अंदर जो अल्सर बनते हैं उसका जो पैटर्न है उसे हम सर्पेंटाइल बोलते हैं, सर्पेंटाइल, सर्पेंटाइल या फिर कोबल स्टोन। एक सर्पेंटाइल होगा या फिर कौन सा हो सकता है दोस्तों, कोबल स्टोन हो सकता है, कोबल स्टोन हो सकता है। जबकि इसके अंदर जो अल्सर बनते हैं उनका जो पैटर्न होता है उन्हें हम कहते हैं कॉलर बटन पैटर्न, कॉलर बटन पैटर्न, कॉलर बटन पैटर्न होता है इसके अंदर, ठीक है। तो सिंपल से ध्यान रखना, ये सर्पेंटाइल होंगे अल्सर की। जो अल्सर जो दिखाई देते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, सर्पेंटाइल दिखाई देते हैं, कोबल स्टोन दिखाई देते हैं। इसके अंदर कॉलर बटन पैटर्न होता है। सर्पेंटाइल मतलब क्या होता है दोस्तों कि कोई भी जो स्नेक है, सांप है, वैसे गया और जहां पर जाने के बाद वो जो जगह छोड़ देता है ना मिट्टी के अंदर, उसे दिखाई देने लग जाते हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, सर्पेंटाइल। और कोबल स्टोन मतलब होता है पत्थर की तरह, ऐसे 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 अल्सर बनते हैं। इसके अंदर जो पैटर्न जो पाया जाता है दोस्तों कैसा पाया जाता है, कॉलर बटन का पैटर्न पाया जाता है। जो आपके बटन होते हैं उसके जैसे पैटर्न पाया जाता है। तो कॉलर बटन जो पैटर्न है दोस्तों वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन कोई एक चीज प्रेजेंट हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन मतलब डायरिया भी हो सकता है या फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। हो सकता है कि उसके अंदर ब्लड आए भी और नहीं भी आए, तो विद और विदाउट ब्लड, ठीक है। डायरिया होगा या कॉन्स्टिपेशन होगा क्रोन्स डिजीज के अंदर, विद और विदाउट ब्लड, ब्लड आएगा भी या नहीं भी आएगा। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर दोस्तों मेनली डायरिया प्रेजेंट होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, डायरिया प्रेजेंट होता है। डायरिया जो होगा उसके अंदर क्या तो ब्लड होगा या फिर म्यूकस होगा। ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड या म्यूकस क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। डायरिया के अकॉर्डिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम 4 भागों में बांटते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, मतलब कौन से स्टेज में अल्सरेटिव कोलाइटिस है, माइल्ड में है, मॉडरेट में है, सीवियर के अंदर है या फिर फुलमिनेंट है, फुलमिनेंट। माइल्ड अगर हो रहा है तो डायरिया उसके मोर लेस देन 4 होगा। डायरिया होता ही जब 3 से ज्यादा अगर किसी को भी फीकल मैटर पास हो रहा है, स्टूल पास हो रहा है एक दिन के अंदर, तो वो डायरिया कहलाता है। तो 4 होगा इसमें, 4 से कम होगा। मॉडरेट जो होगा दोस्तों उसके अंदर होगा 6 से कम। सीवियर जो होगा उसके अंदर होगा कितने से कम,
10 से कम, और फुलमिनेंट मतलब खतरनाक हो गया, जो डेंजरस हो सकता है उसकी लाइफ के लिए, तो वो मोर देन 10 आएगा। यहां पर लेस देन 10 है और यहां पर मोर देन 10 है, तो इस प्रकार से क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्रोन्स डिजीज के अंदर दोस्तों लेस चांसेज ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर होते हैं, लेस चांसेज ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, जबकि यहां पर कोलोरेक्टल के जो चांसेस हैं देयर आर मोर चांसेज ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, मोर चांसेज ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। स्मोकिंग इज नॉट ए प्रोटेक्टिव फैक्टर, स्मोकिंग इज नॉट ए प्रोटेक्टिव फैक्टर। यहां पर स्मोकिंग इज ए प्रोटेक्टिव फैक्टर, अभी समझाऊंगा इसको, इज ए प्रोटेक्टिव फैक्टर। आपने आज तक दोस्तों स्मोकिंग का एक भी यूज नहीं पढ़ा होगा, एक भी। हर कैंसर के अंदर आप एक चीज तो लिख ही सकते हो, स्मोकिंग प्रेजेंट होती है रिस्क फैक्टर के ऊपर, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस एक अकेली ऐसी डिसऑर्डर है, इसमें यह देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना, उन लोगों के अंदर दोस्तों ये कम देखने को मिला है। अल्सरेटिव कोलाइटिस स्मोकिंग करने वाले लोगों के अंदर कम देखने को मिला है। सिर्फ यही एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ये प्रोटेक्टिव फैक्टर की तरह काम कर रहा है, नहीं तो किसी भी डिसऑर्डर के अंदर ये कोज करवाता है, हर डिसऑर्डर को कोज करवाता है। कोई कैंसर उठा लो, कोई डिसऑर्डर उठा लो, ज्यादातर स्मोकिंग उसमें आपको मिलेगा। बट अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या काम करता है दोस्तों, एक प्रोटेक्टिव फैक्टर की तरह काम करता है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें, तो क्रोन्स डिजीज के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ जो चॉइस होती है दोस्तों दैट इज CCT एब्डोमेन। ठीक है, CT स्कैन करवाएंगे हम किसका, एब्डोमेन का करवाएंगे। ठीक है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, CCT एब्डोमेन के नाम से जानते हैं। और यहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है दोस्तों दैट इज कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी क्या होती है, अपीयरेंस होती है। इसके अंदर एक टेक्निक और यूज की जाती है, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन और यूज करते हैं दैट इज बैरियम एनीमा। मैंने इसके बारे में आपसे इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। बैरियम जो एनीमा टेक्निक है दोस्तों वो भी इसके अंदर क्या की जाती है, यूज की जाती है। कोलोनोस्कोपी जब करते हैं, या फिर हम इस डिजीज में डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि इंटेस्टाइन का कैसा अपीयरेंस पाया जाता है दोस्तों, तो इसके अंदर हम लेड पाइप अपीयरेंस प्रेजेंट होता है। कैसा अपीयरेंस प्रेजेंट होता है, लेड पाइप, मतलब कि जो इंटेस्टाइन होती है ना वो दोस्तों हार्ड हो जाती है, रिजिड हो जाती है। कैसे हो जाती है, हार्ड और रिजिड जो है दोस्तों वो क्या हो जाती है, इंटेस्टाइन हो जाती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, लेड पाइप अपीयरेंस के नाम से जानते हैं। ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस में प्रेजेंट होती है। जबकि क्रोन्स डिजीज के अंदर हम बात करें दोस्तों तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर। स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर को शायद आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, ऐसा लगेगा दोस्तों जैसे कि जो इंटेस्टाइन है, जैसे एक रस्सी होती है ना, वो बिल्कुल टूटने वाली होती है और एक धागा सा बना देती है, स्ट्रिंग बना लेती है धागा सा। तो जो अपीयरेंस जो आपको दिखाई देगी दोस्तों वो आपको कैसे दिखाई देगी, बिल्कुल इसकी जैसी दिखाई देगी, जैसे इंटेस्टाइन का कोई पार्ट एक दूसरे से क्या हो रहा हो, अलग हो रहा हो। इसे हम किस नाम से जानते हैं, स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर। के आएगा इसमें, KNTOR, स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर कहते हैं इसे हम। तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है दोस्तों, बैरियम एनीमा में देखने को मिलता है मेनली स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर। वो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं देगा बैरियम एनीमा, वो डायरेक्टली पूछेगा कि स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर इज प्रेजेंट इन क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, स्मॉल एलर्जी सिंड्रोम, और कोई भी डिसऑर्डर हो दे सकता है आपको। और यहां पर कौन सा, जैसे बिल्कुल हार्ड अपीयरेंस जो दिखाई देती है दोस्तों इसे हम बोलते हैं लेड पाइप अपीयरेंस। तो लेड पाइप अपीयरेंस इज प्रेजेंट इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। इधर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इधर क्रोन्स डिजीज है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इसके बारे में कोई। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में इसके सिम्टम्स की, अदर सिम्टम्स की बात करते हैं। तो दोनों डिजीज में सेम है, इसलिए मैं अलग से लिखा देता हूं अदर सिम्टम्स। फीवर जो है दोस्तों वो इसका एक सिम्टम होता है, बट इसको डेफिनेट सिम्टम नहीं मानेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट भी प्रेजेंट, मे और ऐसा हमारे सामने एक क्वेश्चन भी आएगा अभी, तब भी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ केसेस में फीवर देखने को भी मिला है, किसमें नहीं देखने को भी मिलता है। ठीक है, पेन होता है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा।
ये भी इसमें देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन। इसके अलावा दोस्तों क्लाइंट के अंदर एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, अगर ये सब चीजें होती हैं दोस्तों तो क्लाइंट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, वेट लॉस प्रेजेंट होगा, वेट लॉस होगा। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन होगा, माल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, क्या होगा, डिहाइड्रेशन। और अगर ब्लीडिंग होती है दोस्तों तो उसके कारण क्या हो देखने को मिलेगा, एनीमिया भी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, एनीमिया। वेट जो है दोस्तों बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखना। वेट हम जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तब उसमें भी हम ध्यान देते हैं कि जो क्लाइंट है दोस्तों उसका जो वेट है उसका लॉस नहीं हो, ठीक है। तो वो वेट लॉस जो इसका साइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, इसमें जरूर ध्यान रखना है आपको कि वेट लॉस इसका साइन हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए दोस्तों, आपके अदर साइन हो गए। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मैंने आपको करवा दी। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर एक तो यूज की जाती है दोस्तों 5 एमिनो, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करती है, सैलिसाइलेट, सैलिसाइलेट्स ड्रग्स यूज करते हैं। 5 एमिनो सैलिसाइलेट जो ड्रग है दोस्तों वो यूज करते हैं हम। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप लिख सकते हो रिटुक्सीमैब एंड इनफ्लिक्सीमैब, रिटुक्सीमैब और इनफ्लिक्सीमैब जो ड्रग है दोस्तों वो हम इसके अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। ये 5 एमिनो सैलिसाइलेट इन्फ्लेमेशन को क्या करता है दोस्तों, कम करता है। इसके अलावा इस डिजीज के अंदर हम दोस्तों स्टीरॉइड्स भी देते हैं, ध्यान रखना। क्या देते हैं, स्टीरॉइड देते हैं, क्योंकि स्टीरॉइड्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में क्या करते हैं दोस्तों, मदद करते हैं। इन्फ्लेमेशन को कम करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स में क्या करते हैं, इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो ये ड्रग्स हैं, ध्यान रखना इनका। इसके अलावा जो डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन से उससे रिलेटेड जो ड्रग्स है वो देते रहेंगे, उनका तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके अलावा दोस्तों हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो क्लाइंट है उसको हम कम से कम स्ट्रेस दें, स्ट्रेस कम दें। इसके अलावा इरिटेंट जो फूड होते हैं ना वो कम दें, इरिटेंट जो फूड है वो कम दें, कि जो कि इंटेस्टाइन को इरिटेशन नहीं करती हो, ऐसे फूड भी हमें क्या देने हैं दोस्तों, कम देने हैं। अगले क्वेश्चन में माल एब्यूटी सिंड्रोम में हम इसकी माल एब्यूटी सिंड्रोम कह रहा हूँ, अगला एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आएगा दोस्तों। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हम इसकी बात करेंगे। इरिटेबल जो बाउल सिंड्रोम है वहां पर मैं आपको इरिटेंट्स फूड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि भाई इरिटेबल फूड से वो कम दें। इसके अलावा वाइटामिन देते हैं, क्योंकि वाइटामिन का एब्जॉर्प्शन भी इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और मेनली कौन से रूप में देते हैं, पेरेंट्रल देते हैं। वाइटामिन जो देते हैं दोस्तों किस फॉर्म में देते हैं, पेरेंट्रल फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। कुछ ड्रग्स और देते हैं, एक ड्रग्स और देते हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटर और देते हैं, ठीक है। उसे याद रखना चाहो तो रख लेना। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ ड्रग्स और देते हैं, जैसे कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर। इम्यूनो मॉड्यूलेटर जो ड्रग्स है दोस्तों वो भी क्या की जाती है, इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर जो ड्रग्स है वो भी इसमें प्रोवाइड की जाती है। इसका एग्जाम्पल याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, लेविमिसोल एक ड्रग होती है, वो आप याद रखो, कोई फायदा नहीं है, सिर्फ बस आप याद रख लो कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स भी क्या दी जाती है, इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर लौट के आ जाते हैं हम। अरे यार कहाँ चला गया, तो ये आपके सामने क्वेश्चन था दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपने अच्छे से देखा है कि क्या चीज हो रहा है। सीधी सी बात है कि भाई आईवी फॉर्म में क्यों दे रहे हैं हम, इसमें कह रहे हैं कि भाई क्रॉन्स डिजीज हो गई है, क्रॉन्स डिजीज में दे रहे हैं, तो आईवी फॉर्म के अंदर क्यों दे रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए दे रहे हैं कि आईवी फॉर्म के अंदर क्या होगा, जो एक्शन होगा वो रैपिड होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम ओरली दे रहे हैं तो वो पहले डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो टाइम ज्यादा लगता है इसके अंदर, ठीक है। दूसरे दोस्तों ये क्या होती हैं, दे आर इनइफेक्टिव ओरली। ओरली क्या होती है, क्योंकि मैंने आपको कहा एब्जॉर्प्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा पेशेंट को डायरिया हो जाता है, नोजिया होती है, वॉमिटिंग हो जाती है, तो इन सब के कारण भी ओरली इफेक्टिव कम होते हैं। कोलोन की इरिटेबिलिटी अगर जो हो रही है तो उसको कम नहीं कर सकती है, उसके लिए हमें ड्रग ही देनी पड़ेगी, बिना ड्रग के नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये कोलोन की इरिटेबिलिटी को कोई कम करती हो। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल जो एब्जॉर्प्शन है दोस्तों, वो क्या होता है इसके अंदर, इनएडिक्वेट होता है इस डिजीज के अंदर, इसलिए भी। और एलर्जिक रेस्पॉन्स अगर होगा तो वो होगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। एलर्जिक रेस्पॉन्स होगा तो होगा ही। तो इसमें लिख लो कि क्रॉन्स डिजीज में क्लाइंट को विटामिन से
विटामिन से पेरेंट्रल दी जाती हैं, पेरेंट्रल दी जाती हैं क्योंकि क्यों कम दी जाती हैं तो वो आप इसमें देख के लिख लो। पहला है क्योंकि पेरेंट्रल रूट में रैपिड एक्शन होता है, इधर ही लिख लो, पेरेंट्रल रूट में एक्शन रैपिड होता है, और क्रोन्स डिजीज में एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, इसलिए लिख लो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तीसरा लिख लो ओरली इफेक्टिव नहीं होती हैं, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ड्रग लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हो रहा है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ कोपिंग विद कोलाइटिस। ठीक है, किसी भी पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो रहा है दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन का, दिस इज नोन एज कोलाइटिस। आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ कोपिंग विद कोलाइटिस, पेशेंट को कई सालों से ये प्रॉब्लम है कोलाइटिस के साथ में, एक क्लाइंट मेक्स द डिसीजन टू हैव ए कोलेक्टोमी एज एडवाइस। अगर हम सर्जरी की बात करें, अगर हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर अगर सर्जरी की बात करें दोस्तों, सर्जरी ज्यादातर क्रोन्स डिजीज के अंदर तो नहीं की जाती है ना, और जो सर्जरी मेनली की जाती है वो किसके अंदर की जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में करते हैं, जिसे हम प्रोक्टोकोलेक्टोमी के नाम से जानते हैं, प्रोक्टोकोलेक्टोमी, जिसके अंदर हम जो रेक्टम वाला पार्ट है और जो इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट को क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ कोपिंग विद कोलाइटिस ए क्लाइंट मेक्स द डिसीजन टू हैव ए कोलेक्टोमी एज एडवाइज्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। उसको डॉक्टर ने कहा, उसको काफी सालों से प्रॉब्लम है, तो उसको डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने उसको कहा कि भाई आपको कोलेक्टोमी करवानी पड़ेगी। विच इज द मोस्ट लाइकली सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट इंपैक्टेड ऑन द क्लाइंट्स डिसीजन। आपको ऐसे क्या लगता है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है दोस्तों जो क्लाइंट को डिसीजन लेने में क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। पहली चीज क्या दे रखा है दोस्तों कि इट इज टेम्पररी अंटिल द कोलोन हील्स। बिल्कुल गलत है दोस्तों ये। आप एक बात बताओ, अगर किसी भी क्लाइंट का आपने कोलेक्टोमी किया, क्या किया, कोलेक्टोमी किया, तो उसके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट को आपने क्या किया, रिमूव किया। अब रिमूव करने के बाद वो पार्ट वापस से थोड़ी हील हो जाएगा, वापस से थोड़ी आ जाएगा, जो पार्ट रिमूव हो गया है वो, तो ये टेम्पररी नहीं होगी, इट विल बी परमानेंट। ये परमानेंट होगी न कि टेम्पररी होगी, तो ये भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। सेकंड क्या दे रखा है दोस्तों कि सर्जिकल ट्रीटमेंट क्योर्स अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये बिल्कुल सही है। अल्सरेटिव कोलाइटिस किसी को पेशेंट को हो जाता है, जिस पार्ट में उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, ये यूज करते हैं। तो अभी तक ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सर्जिकल जो ट्रीटमेंट होता है दोस्तों वो अल्सरेटिव कोलाइटिस को क्या करता है, क्योर करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या करें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस कैन प्रोग्रेस टू क्रोन्स डिजीज। बिल्कुल गलत है। दोनों ही इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के पार्ट हैं, दोनों ही इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के पार्ट हैं, बट क्रोन्स डिजीज अलग है, अल्सरेटिव कोलाइटिस अलग है। ऐसा नहीं होता कि क्रोन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर चेंज हो जाए या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस केस में चेंज हो जाए, क्रोन्स में चेंज हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ ये जरूर होता है दोस्तों कि अल्सरेटिव कोलाइटिस मैंने आपको बताया था कि द पेशेंट ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस आर एट मोर रिस्क of the colorectal cancer. So there are the more chances of developing the colorectal cancer in the patient of ulcerative colitis as compared to the patient of Crohn's disease. Crohn's disease के अंदर colorectal cancer के जो chances होते हैं वो कम होंगे, जबकि ulcerative colitis में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो colorectal cancer के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ये बिल्कुल आप सही है। बट ये तो उल्टा बोल रहे हैं भाई Crohn's disease में हो जाएगा, तो ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है।
फोर्थ क्या दे रखा है कि विदाउट सर्जरी ईटिंग टेबल फूड्स इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कि अगर आपने सर्जरी नहीं करवाई तो आप टेबल फूड्स नहीं खा सकते हो। ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं होता। हम बस ध्यान देखते हैं कि जो पेशेंट है दोस्तों उसको इरिटेटिंग फूड्स नहीं दें। इरिटेटिंग जो फूड्स हैं वो अवॉइड करते हैं कि और ज्यादा इंटेस्टाइन इरिटेबल नहीं हो जाए, ठीक है, और ज्यादा जो सिम्टम्स हैं वो और ज्यादा वर्सन नहीं हो, उस चीज को हम क्या करते हैं दोस्तों, करते हैं। इसके अलावा जो ये चीज जो इसके अंदर दे रखी है, ये बिल्कुल क्या दे रखी है आपको, गलत दे रखी है। टेबल फूड कुछ भी नहीं ले सकता है, वो टेबल फूड नहीं ले सकता है, तो ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जो डाइनिंग टेबल पे मतलब जो खाना रखा रहता है वो टेबल फूड है। कुछ चीजें नहीं खा सकता लेकिन खा सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं खा सकता वो, तो ये बिल्कुल गलत है कि टेबल फूड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो लिखो अल्सरेटिव कोलाइटिस का सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोक्टोकोलेक्टोमी होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोक्टोकोलेक्टोमी होता है, ठीक। वहां पर कोलेक्टोमी दे रखा है, कोई बात नहीं, आप ये लिखो। ज्यादातर सर्जरी भी देखो वैसे करते नहीं है, करते ही हैं। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि सर्जरी की जानी चाहिए, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर मैं आपको बता देता हूं। जब मेडिकल ट्रीटमेंट हैज बीन फेल्ड, कि पेशेंट के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट हमने किया बट ये काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन के अंदर हम, क्योंकि एक पार्ट को हटाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ऐसे नहीं है, ठीक है। अब इसका तो लंबे समय तक था तो करना जरूरी था, लेकिन वैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर सर्जरी करते भी, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, क्रोन्स में ज्यादा सर्जरी नहीं की जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो सर्जरी की जाती है दोस्तों, उसमें कुछ केसेस में करते हैं कि इफ द मेडिकल ट्रीटमेंट हैज बीन फेल्ड, क्लाइंट के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट है वो काम नहीं कर रहा है, देयर आर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस आर प्रेजेंट इन क्लाइंट। अगर जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो सिम्टम्स जो हमने बात की ये तो है, इसके अलावा बाहर के सिम्टम्स भी क्या होने लग गए हैं दोस्तों, प्रेजेंट होने लग गए हैं, इन दैट केस वी विल डू सर्जरी। और थर्ड वन इज देयर आर इंक्रीज्ड चांसेज फॉर डेवलपिंग ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, कि पेशेंट के अंदर ऐसा लगे कि भाई कोलोरेक्टल कैंसर के जो चांसेस हैं वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, उस पेशेंट के अंदर सर्जरी करेंगे। अदरवाइज सर्जरी इज नॉट प्रेफर्ड, इट इज नॉट ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं है ये, ठीक है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोक्टोकोलेक्टोमी होता है, और इसमें लिख लो, नेक्स्ट लिख लो कि बस इतना ही लिख लो, बहुत है, वही तो हो गया, उसको क्योर करता है, वही बात हो गई, एक लाइन ही बस, सिंपल सा बहुत है। या लिख लो, लिखना चाहो तो दैट कैन क्योर इट, जो इसे क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है, दैट कैन क्योर इट। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने है वो है, ए नर्स इज एडमिटिंग ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ, कहां से आ गया ये क्वेश्चन, आज ये सिस्टम बिगड़ रहा है इसका कुछ बोर्ड का। मैं बस इसको ठीक करके फिर से करता हूं। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उसके लिए सॉरी, अब हमने इसको ठीक किया है, वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स विद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हैव इनवाइटेड ए नर्स टू प्रेजेंट ए प्रोग्राम ऑन न्यूट्रिशन। एक डिजीज है दोस्तों, दैट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। डिजीज का क्या नाम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम है। हैव इनवाइटेड ए नर्स टू प्रेजेंट ए प्रोग्राम ऑन न्यूट्रिशन, उसने नर्स को इनवाइट किया कि भाई मुझे इस डिजीज से रिलेटेड जो न्यूट्रिशन जो है दोस्तों उसके बारे में क्या करो, डिस्कस करो। विच सब्सटेंस शुड द नर्स टीच द क्लाइंट्स टू मिनिमाइज इन द डाइट टू डिक्रीज जीआई इरिटेबिलिटी, कि भाई क्या चीजें बतानी चाहिए नर्स को कि भाई इन चीजों को आप कम करो डाइट के अंदर, जिससे कि आपकी जीआई इरिटेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। कोला ड्रिंक्स को कम करो, अमाइनो एसिड को कम करो, राइस प्रोडक्ट को कम करो, या शुगर प्रोडक्ट को कम करो, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिजीज का नाम है दोस्तों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसे हम फंक्शनल मोटिलिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल मोटिलिटी डिसऑर्डर।
इसके अंदर क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन जो है दोस्तों वो क्या होने लग जाती है, इरिटेबल होने लग जाती है। इंटेस्टाइन क्या होने लग जाती है दोस्तों, इरिटेबल होने लग जाती है, या हम कहें कि उसकी जो मोटिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है। जो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है दोस्तों वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों क्लाइंट को क्या होगा, इसके कारण क्लाइंट को क्या तो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, अगर मोटिलिटी कम हुई तो कॉन्स्टिपेशन होगा, या फिर दोस्तों क्या होगा, और एंड डायरिया, क्या डायरिया होगा, या दोनों भी हो सकते हैं कि कुछ समय तक कॉन्स्टिपेशन रहेगा फिर डायरिया होने लग गया, फिर कुछ समय तक डायरिया रहा फिर कॉन्स्टिपेशन होने लग गया। तो इस प्रकार से भी क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कि भाई इरिटेशन होने के कारण आपने कोई भी ऐसा फूड दिया, ठीक है, या और कोई भी रीजन के कारण जो इंटेस्टाइन क्या हुई दोस्तों, इरिटेट हुई, तो उस इरिटेशन के कारण जो सिम्टम्स जो आएंगे उसे हम किस नाम से जानते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, अगर हम इसके कोजेस की बात करें दोस्तों, तो कई सारे इसके कोजेस हो सकते हैं कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होना, इंटेस्टाइन का इरिटेशन होना, इन्फ्लामेशन होना, इरिटेबल जो फूड है उनका कंजप्शन करना, ठीक है, और जो सीरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके अंदर चेंजेज आना, स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, तो ये सब चीजें क्या कोज कर सकती हैं दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कोज कर सकते हैं। ऐसे क्लाइंट को क्या होता है कि जैसे कुछ खाता है उसको पेन होने लग जाता है, एब्डोमिनल पेन होगा, और पेन होने के साथ में फिर उसको थोड़ी देर में क्या होगा दोस्तों, क्या तो डायरिया होने लग जाता है या कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। तो इसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम जानते हैं। कोई भी इसका रीजन हो सकता है, इन्फेक्शन, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन होना, इरिटेबल फूड का खाना, सीरोटोनिन के लेवल के अंदर चेंजेस आना, ज्यादा या कम होना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इसमें कम ज्यादा, स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन, ये इसके क्या हो सकते हैं दोस्तों, कोजेज हो सकते हैं। एग्जैक्ट कोज इज अननोन, ये सब रिस्क फैक्टर हैं। एग्जैक्ट कोज क्या है दोस्तों, इसका अननोन है, एग्जैक्ट कोज इज अननोन। अब हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है ना, दैट इज इरिटेबल फूड, इसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से फूड है दोस्तों जो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर क्या करने पड़ेंगे, अवॉइड करने पड़ेंगे। ऐसे कौन कौन से सिंड्रोम है, सॉरी कौन कौन से फूड है उनके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों इरिटेबल फूड के बारे में। इससे से रिलेटेड हमारे लगभग क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस वो पूछेगा वो लगभग सब इससे रिलेटेड पूछेगा, इरिटेबल फूड से रिलेटेड। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें नहीं देते हैं। एक तो सिट्रस फ्रूट नहीं देते हैं। सिट्रस जो फूड है वो भी इंटेस्टाइन को क्या करता है दोस्तों, इरिटेट करता है। जैसे ऑरेंज जूस हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस, लेमन, खट्टे फल जितने भी हैं वो हम नहीं देते हैं। तो सिट्रस जो फूड की जगह फ्रूट्स लिख लो, सिट्रस फ्रूट्स। इसके अलावा दोस्तों हम क्या नहीं देते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल भी क्या करती है, इंटेस्टाइन को इरिटेट करती है, तो एल्कोहल नहीं देंगे। इसके अलावा कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट, कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट, जैसे कि कॉफी हो गया, चॉकलेट हो गया, तो ये सब चीजें क्या करते हैं दोस्तों, हम अवॉइड करते हैं। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क जो प्रोडक्ट होते हैं ना दोस्तों वो भी क्या करते हैं, इसके अंदर हम अवॉइड करते हैं। मिल्क प्रोडक्ट भी क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम अवॉइड करते हैं ग्लूटेन। ग्लूटेन भी क्या करता है, जो ग्लूटेन कंटेनिंग जो फूड है वो भी हम क्या करते हैं इसके अंदर अवॉइड करते हैं। ग्लूटेन कंटेनिंग फूड वो भी हम क्या करते हैं इसके अंदर अवॉइड करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत बार समझा दिया कि आप बार्ले को अवॉइड करोगे, इसके अलावा राई को अवॉइड करोगे, ओट्स को अवॉइड करोगे एंड व्हीट को अवॉइड करोगे। ब्रो के नाम से इनको याद रख सकते हो। बार्ले, राई, ओट्स और जो व्हीट है दोस्तों उनको भी क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये इरिटेंट फूड है, इन सबको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ सकते हैं ऐसे पेशेंट के अंदर, तो एक तो होगा दोस्तों पेन एब्डोमेन, पेन एब्डोमेन। मेनली ये पेन जो है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में देखने को मिलता है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। हम जानते हैं कि हम एब्डोमेन को अगर 4 क्वाड्रेंट में बांटे तो इस प्रकार से बांटते हैं हम, ठीक है। ये राइट अपर क्वाड्रेंट है, ये राइट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट है और ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो मेनली पेन यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट के अंदर ब्लोटिंग देखने को मिलती है,
ब्लोटिंग क्या होती है दोस्तों कि गैस फॉर्मेशन के कारण, फ्लैटस के फॉर्मेशन के कारण जो एब्डोमेन है वो क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, रिजिड हो जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्लोटिंग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों एब्डोमिनल, जब ब्लोटिंग होगी तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी फील होगा, तो एब्डोमिनल जो डिस्टेंशन है वो फील होगा। इसके अलावा डायरिया या कॉन्स्टिपेशन और बोथ, डायरिया होगा या कॉन्स्टिपेशन होगा या बोथ, कुछ भी हो सकता है। ये भी क्या हो सकते हैं इस क्लाइंट के अंदर दोस्तों, प्रेजेंट हो सकते हैं। इनडाइजेशन भी हो सकता है, डिस्पेप्सिया बोलते हैं इसे हम। इनडाइजेशन हम किस नाम से जानते हैं, डिस्पेप्सिया के नाम से जानते हैं। तो ये भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके अंदर अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हम फोकस करते हैं कि क्लाइंट के अंदर तो स्ट्रेस कम हो, एंजाइटी कम हो, डिप्रेशन से उसको हम बाहर लाएं। इसके अलावा दोस्तों अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो लैक्सेटिव्स देंगे, और अगर डायरिया है तो एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे, एंटी डायरियल ड्रग्स। इसके अलावा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी दी जाती हैं क्लाइंट को। एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग्स हैं वो भी इसमें क्या करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी दी जाती हैं। कुछ डॉक्टर्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को भी वो करते हैं, कहते हैं स्पाज्म को कम करती है ये, जैसे जो पेन है वो कम हो जाता है। कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर्स हैं वो भी इसमें यूज की जाती हैं, क्योंकि हम हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। तो ये वैसोस्पाज्म को कम करती है। इसके अलावा यहाँ पे हम जो फ्लूइड है उसको इंक्रीज करते हैं और फाइबर को इंक्रीज करते हैं। अगर आपसे डाइट से रिलेटेड पूछता है तो फाइबर और फ्लूइड्स क्या है दोस्तों, इंक्रीज करते हैं। फ्लूइड्स जो हैं वो लगभग 8 to 10 कप ऑफ फ्लूइड दिए जाते हैं, इतने ज्यादा फ्लूइड देना पड़ता है। फ्लूइड्स बढ़ाने पड़ते हैं, फाइबर्स क्या करने पड़ते हैं दोस्तों, फाइबर डाइट बढ़ानी पड़ती है अगर डायरिया ज्यादा नहीं है तो। अगर डायरिया है तो उस कंडीशन के अंदर हम लो रेजिड्यू डाइट देंगे, ठीक है। अगर डायरिया हो रहा है तो फिर फाइबर की जगह हम कैसे डाइट देंगे, उनको लो रेजिड्यू डाइट देंगे। लो रेजिड्यू डाइट इन केस ऑफ डायरिया। और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या देंगे दोस्तों, फाइबर डाइट देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें याद रखनी है। और फ्लूइड तो दोनों में देंगे, क्योंकि चाहे डायरिया हो और चाहे कॉन्स्टिपेशन, दोनों के अंदर फ्लूइड ज्यादा देते हैं। तो ये हमारे डिजीज है। अब हम आ जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में कि ये क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। और एक कोला ड्रिंक्स, तो इसके अंदर दोस्तों यही पूछ रहा है बस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर क्या नहीं देते हैं। तो एक तो कोला जो ड्रिंक्स है दोस्तों वो हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। कोला ड्रिंक्स क्या होती है दोस्तों, ये इरिटेबल होती है, इरिटेबल होती है। दीज आर द इरिटेबल फूड के अंदर आएंगे। तो कोला ड्रिंक्स जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं दोस्तों, अवॉइड करते हैं, ठीक है। कैफीन रिलेटेड सब चीजों को हम क्या करते हैं दोस्तों, अवॉइड करते हैं। कैफीन रिलेटेड चाय, कॉफी है, चॉकलेट है, कोला है, इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो कोला ड्रिंक्स को क्या किया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा। तो इसका अभी तक हमारा राइट आंसर यही आएगा कि कोला ड्रिंक्स को क्या किया जाएगा, अवॉइड। बाकी के जो ऑप्शन हम क्या कह रहे हैं कि भाई एमाइनो एसिड है, तो एमाइनो एसिड दोस्तों इरिटेबल नहीं होता है, ठीक है। एमाइनो एसिड को इरिटेबल नहीं करता है। राइस प्रोडक्ट दे सकते हैं, मैंने आपको कहा था कि हम क्या नहीं दे सकते हैं, राइस प्रोडक्ट तो दे सकते हैं, हम बार्ले नहीं दे सकते हैं हम, ठीक है। हम राई नहीं दे सकते हैं, ओट्स नहीं दे सकते हैं, व्हीट नहीं दे सकते हैं, बट बाकी के प्रोडक्ट दे सकते हैं हम। राइस जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए आंसर नहीं आएगा। शुगर जो प्रोडक्ट है दोस्तों, शुगर में मेनली बस मिल्क शुगर नहीं देंगे, बाकी की सारी शुगर दी जाती हैं। और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं दोस्तों, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं देते हैं। बस आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को भी क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं। ये नहीं दी जाते हैं। लेकिन स्वीट्स क्या दी जाती हैं, दी जा सकती हैं। बस कौन सी शुगर नहीं देते हैं दोस्तों, मिल्क शुगर नहीं देते हैं हम, लैक्टोज, मिल्क शुगर, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट भी नहीं देते हैं। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर। शुगर दिया जा सकता है, बस एक चीज तो है, तो पूरी कैटेगरी को हम मना नहीं कर सकते कि नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, कोला ड्रिंक्स आएगा। तो लिख लो इसके अंदर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के क्लाइंट में कोला ड्रिंक इसको हाईलाइट कर लो क्योंकि हमारा आंसर है। इसके अलावा बाकी चीजें भी लिखा देता हूं यहां पे, याद हो जाए। इसको लिख लो कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट, कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट, कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट
सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, ग्लूटेन कंटेनिंग फूड, ग्लूटेन कंटेनिंग फूड, फूड, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, स्वीटनर्स को अवॉइड करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को अवॉइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि एक क्लाइंट इज डायग्नोज्ड एज हैविंग कोलाइटिस, विच क्लिनिकल फाइंडिंग्स शुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट। सीधी बात मैंने आपको अभी पढ़ाया है दोस्तों, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो मैंने आपको भी बताए हैं कि क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। क्रोन्स डिजीज के अंदर डायरिया या कॉन्स्टिपेशन में से कोई एक चीज प्रेजेंट रहेगी, या फिर दोस्तों उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर मेनली डायरिया प्रेजेंट हो सकता है, फीवर प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों डिजीज के अंदर। अब कॉमन सिम्टम की बात करते हैं, फीवर प्रेजेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल जो क्रैम्पिंग है वो प्रेजेंट होती है, एनोरेक्सिया होता है, नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट के अंदर एनीमिया के जो साइन है दोस्तों वो भी देखने को मिल सकते हैं, और वेट लॉस क्या होता है, वेट लॉस होता है। तो वो सब सिम्टम्स क्लाइंट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि एक क्लाइंट है, उसको डायग्नोज किया गया है दोस्तों कोलाइटिस के साथ में, तो विच क्लिनिकल फाइंडिंग्स शुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट। कौन से होंगे दोस्तों? फीवर नहीं आएगा यहाँ पे, फीवर यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेटिव नहीं है ये, मैंने आपको बताया था कि इट मे बी और मे नॉट बी। ठीक है, मे बी और मे नॉट बी, प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम फीवर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पे। डायरिया, यस, कोलाइटिस के अंदर डायरिया प्रेजेंट होता है, कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहां पर आएगा दोस्तों डायरिया इज आंसर। गेन इन वेट सबसे गलत ऑप्शन अगर इनमें से है तो वो गेन इन वेट है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मोर जो फोकस हम इसमें करते हैं ना दोस्तों वो वेट पे ही करते हैं, तो गेन इन वेट नहीं आएगा, यहां पर वेट लॉस आएगा। क्लाइंट के अंदर वेट लॉस देखने को मिलता है। स्पीडिंग अप ब्लड, ब्लड को थूक के द्वारा बाहर निकालना, तो ये नहीं है कि दिस इज नोन एज हिमोप्टाइसिस। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम हिमोप्टाइसिस के नाम से जानते हैं, हिमोप्टाइसिस। और अगर वोमिटिंग में आ रहा है तो हिमेटिमेसिस बोलेंगे ऐसे, अगर वोमिटिंग में आता है तो क्या बोलते हैं? हिमेटिमेसिस। दोनों ही चीजें इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, तो ये भी नहीं होता है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। एब्डोमिनल क्रैम्प्स क्या होते हैं दोस्तों? प्रेजेंट होते हैं। तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स प्रेजेंट होते हैं और डायरिया प्रेजेंट होता है, तो लिख लो। कोलाइटिस के पेशेंट में, कोलाइटिस के पेशेंट में, कोलाइटिस के पेशेंट में डायरिया एंड, सारे लिख लो एक साथ, लिख लो डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प, एब्डोमिनल क्रैम्प, वेट लॉस, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, एनीमिया एंड माल न्यूट्रिशन, एंड माल न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फीवर मे बी और मे नॉट बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट। मैंने आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस को अकॉर्डिंग टू डायरिया जो है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करके बताया है, दैट आर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड फुलमिनेंट। माइल्ड के अंदर क्या होगा दोस्तों? 4 से कम, मॉडरेट के अंदर 6 से कम, सीवियर के अंदर 10 से कम, और जो फुलमिनेंट है इसमें मोर देन 10 होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ए नर्स ऑब्टेन्स डेली स्टूल स्पेसिमेन फॉर ए क्लाइंट विद क्रोनिक बाउल इन्फ्लामेशन। एक क्लाइंट का दोस्तों क्रोनिक बाउल क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसका एंटेराइटिस भी हो सकता है या कोलाइटिस भी हो सकता है। यहाँ पर सीधा हमें बाउल लिखा है उन्होंने, डायरेक्टली हमें कुछ लिखा नहीं है इसमें ना। द नर्स कंक्लूड्स दैट दीज स्टूल एग्जामिनेशंस वर ऑर्डर्ड टू डिटरमाइन, कि भाई इसके अंदर स्टूल एग्जामिनेशन हम क्यों करते हैं दोस्तों? तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो क्रोनिक बाउल जो इन्फ्लामेशन होता है दोस्तों, इसके अंदर क्लाइंट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है दोस्तों? ब्लीडिंग प्रेजेंट हो सकती है। और जो ब्लीडिंग है ना दोस्तों, ये किसके थ्रू आएगी दोस्तों? स्टूल के थ्रू आएगी बाहर।
तब स्टूल के थ्रू बाहर आएगी तो इसलिए स्टूल का एग्जामिनेशन करते हैं कि कहीं उसके अंदर ब्लड तो प्रेजेंट नहीं है। इसे हम किस नाम जानते हैं? ओक्यूल्ट ब्लड के नाम से जानते हैं। तो स्टूल के साथ जो ब्लड आता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओक्यूल्ट ब्लड बोलते हैं। तो इसलिए ही हम क्रोनिक जो बाउल इन्फ्लेमेशन बोल दो आप, क्रोन्स डिजीज भी बोल सकते हो या अल्सरेटिव कोलाइटिस भी बोल सकते हो। तो इन सब डिजीज के अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है दोस्तों? ब्लड प्रेजेंट हो सकता है। मैंने आपको बताया था, इस बारे में हमने डिस्कस भी किया था। तो इसलिए हम क्यों करवाते हैं स्टूल एग्जामिनेशन? ताकि हमें ओक्यूल्ट जो ब्लड है दोस्तों उसका पता लगे, इसलिए हम करवाते हैं स्टूल एग्जामिनेशन, ओक्यूल्ट ब्लड का पता लगे। अब बाकी के जो ऑप्शन वो क्या कह रहे हैं देखो, पहला है दोस्तों फैट कंटेंट। फैट कंटेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। फैट कंटेंट की बात हमने कई जगह की है दोस्तों। हमने बात की है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर, इसके बात की है पैनक्रेटाइटिस के अंदर हम बात की है, वहां पर स्टेटोरिया प्रेजेंट होता है, या फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। माल एब्जॉर्प्टिव जो सिंड्रोम है वहां भी हमने डिस्कस किया था कि पेशेंट के अंदर जो फैट ग्लोब्यूल्स वो क्या हो सकते हैं? प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर फैट कंटेंट नहीं होता है। इसके बाद ओवा एंड पैरासाइट करवाने का हमें यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, न कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाने का कि भाई ओवा पैरासाइट प्रेजेंट होंगे स्टूल के अंदर या फिर कल्चर सेंसिटिविटी उसके द्वारा करेंगे, तो ऐसा नहीं किया जाता है। तो ये भी क्या है? गलत आंसर ऑप्शन है। तो राइट जो आंसर होगा दैट विल बी ओक्यूल्ट ब्लड। तो लिख लो क्रोनिक बाउल इन्फ्लेमेशन में, क्रोनिक बाउल इन्फ्लेमेशन में, क्रोनिक बाउल इन्फ्लेमेशन में स्टूल का एग्जामिनेशन, स्टूल का एग्जामिनेशन ओक्यूल्ट ब्लड, ओक्यूल्ट ब्लड को चेक करने के लिए किया जाता है। चेक करने के लिए किया जाता है, चेक करने के लिए किया जाता। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे टफ क्वेश्चन है इस पूरी किताब का ही, जिसके अंदर कोई लेना देना नहीं है इतना, मतलब कि आप पूरे ब्रह्मांड की बुक भी पढ़ लोगे तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऐसा क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्या कह रहा है ये। व्हेन एडवाइजिंग ए कॉलेज स्टूडेंट अबाउट डाइटरी चॉइसेज, हम कॉलेज के स्टूडेंट को डाइटरी चॉइसेज के बारे में एडवाइज कर रहे हैं। द नर्स शुड कंसिडर द कैलोरी वैल्यू ऑफ द मोस्ट कॉमनली ऑर्डर्ड फास्ट फूड ईटन बाय द एक्टिव यंग एडल्ट्स। जो एक्टिव यंग जो एडल्ट्स है दोस्तों, वो जो फास्ट फूड खाते हैं उनके बारे में वो डिस्कस कर रही है कि भाई इसके अंदर कैलोरी की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, कितनी कैलोरी होती है इनके अंदर। लिस्ट द फॉलोइंग फूड्स इन ऑर्डर फ्रॉम वन विद द लीस्ट नंबर ऑफ कैलोरीज टू द वन विद द मोस्ट नंबर ऑफ कैलोरीज। मतलब ये जितने भी जो फूड है ना, इनको हमें लिस्ट करना है कि भाई सबसे कम किसमें कैलोरी होती है, सबसे ज्यादा कैलोरी किसके अंदर होती है। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन इसलिए टफ है कि अब यहां पर 5 को तो आप याद कर लोगे, लेकिन मान लो 1 लाख अलग अलग फूड होते हैं या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। फूड का तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितने प्रकार के फूड होते हैं, उसमें आपको कुछ भी उठाकर दे देगा वो तो, कि भाई बताओ इनको अरेंज करो। तो ऐसी चीजें ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, बट जब हम सभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इसको भी पढ़ते हैं, ऐसे नहीं है कि छोड़ेंगे। तो इसमें बताना है कि भाई सबसे कम जो कैलोरी होती है वो किस फूड में होती है, और सबसे ज्यादा जो कैलोरी होती है दोस्तों वो किसके अंदर होती है, उसके बारे में भी डिस्कस करना है। तो सबसे कम जो कैलोरी होती है दोस्तों इन सब में, वो होती है गार्डन सैलेड के अंदर। ठीक है, अब मेरे इनमें से एक भी चीज नहीं खाई हुई, 1-2 को छोड़ के अगर देख लो, फ्रेंच फ्राइज है ये खाया हुआ है, और तो बाकी कोई चीज मैंने सुनी हुई भी नहीं है सही से। तो बस मैं बता ही रहा हूँ कि इसमें क्या होती है दोस्तों। सैलेड है तो आप मान सकते हो कि इसके अंदर फाइबर ज्यादा होंगे, फाइबर ज्यादा होंगे तो फाइबर्स के अंदर एनर्जी की कैलोरी जो होती है दोस्तों वो क्या होती है? कम होती है। तो इस आधार पर मान सकते हैं तो सबसे कम जो होती है दोस्तों किसमें होती है? गार्डन सैलेड के अंदर होती है। सबसे कम किसमें होती है? गार्डन सैलेड के अंदर होती है। फिर इसके बाद में दोस्तों जो एनर्जी ज्यादा होती है वो किसमें होती है? 1 स्लाइस ऑफ फ्रेंच टोस्ट। जो फ्रेंच जो टोस्ट है दोस्तों उसकी अगर हम 1 स्लाइस लें तो उस स्लाइस के अंदर होती है इससे ज्यादा एनर्जी। इसके बाद में इससे ज्यादा एनर्जी होती है दोस्तों जो चिकन के टेंडर्स हैं। ये कौन से टेंडर हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर होती हैं 6 पीस ऑफ चिकन टेंडर्स। इसके अंदर इससे ज्यादा एनर्जी होती है। इसके बाद में एनर्जी होती है दोस्तों फ्रेंच फ्राइज के अंदर, लगभग 336 के अबाउट एनर्जी होती है फ्रेंच फ्राइज के अंदर। अब नए इसमें इन्होंने कोई अमाउंट लिखी, बस सीधा लिख दिया फ्रेंच फ्राइज, कितनी अमाउंट है, कितनी ग्राम है, कुछ नहीं लिखा, बस फ्रेंच फ्राइज में। और सबसे ज्यादा होती है दोस्तों वोपर विद चीज, चीज के अंदर ज्यादा होगी ही, तो वोपर विद चीज जो होती है दोस्तों उसके अंदर सबसे ज्यादा होती है। तो ये है आपकी कैलोरी इनकी। तो सबसे कम कैलोरी किसमें होती है? गार्डन सैलेड में होती है, फिर फ्रेंच टोस्ट में उससे ज्यादा होती है, फिर उससे ज्यादा 6 पीस ऑफ चिकन टेंडर में होती है, उससे ज्यादा फ्रेंच फ्राइज में होती है, और सबसे ज्यादा जो कैलोरी होती है दैट इज फाउंड इन वोपर विद चीज।
तो हो सके तो इस क्वेश्चन को याद मत करना, बिना बात आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देखते हैं कि ए नर्स इज इवैल्यूएटिंग ए क्लाइंट who has been receiving medical intervention for the diagnosis of Crohn's disease, which expected outcome is the most important for this client। एक पेशेंट है दोस्तों, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का पेशेंट है। दो डिजीज होती है, एक क्रोन डिजीज होती है, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है। अब आपको देखना है कि भाई उसके अंदर आपको ट्रीटमेंट दे रहे हो आप डायग्नोसिस होने के बाद, और आप क्या चीज एक्सपेक्ट करोगे, क्या होना चाहिए। तो आप अपने पेशेंट के अंदर बुरी चीज तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आउटकम का मतलब अच्छी चीज है। आपने ट्रीटमेंट जब क्या चाहोगे उस पेशेंट के अंदर क्या चीज हो, ठीक है, कि भाई स्किन केयर करता हो, ओरल फ्लूइड लेता हो, या अपना वेट गेन करे, या फिर जो एब्डोमिनल क्रैम्पिंग है दोस्तों वो क्या हो, कम हो। तो क्या चीज आप एक्सपेक्ट करोगे। दोबारा से थोड़ा थोड़ा आपको रिपीट करा देता हूं। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज दो डिजीज होती हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं ये, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहलाती हैं। क्रोन्स डिजीज जो होती है दोस्तों इसे हम रीजनल एंटेराइटिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस को और किसी नाम से नहीं जानते हैं। जो क्रोन्स जो डिजीज होती है दोस्तों, दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम इन एनीवेयर इन जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। इट कैन फाउंड इन एनीवेयर इन जीआई ट्रैक्ट, कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है क्रोन्स डिजीज फ्रॉम माउथ टू एनस, बट इट इज मेनली फाउंड इन रेक्टम एंड कोलोन। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है रेक्टम और कोलोन के अंदर क्या होती है, मेनली प्रेजेंट होती है। इफ यू टॉक अबाउट मोस्ट कॉमन साइट, तो क्रोन्स डिजीज की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है दोस्तों वो क्या होती है, आपकी टर्मिनल इलियम होती है, ठीक है, जहां से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है वो वाली साइट होती है। इधर अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो सिग्मोइड या रेक्टोसिग्मोइडल जो कोलोन है, रेक्टम और जो सिग्मोइड कोलोन है दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन को पार्ट वहां पर सबसे ज्यादा होती है। होने में कहीं भी हो सकती है, वो कोलोन के अंदर और रेक्टम के अंदर कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, लेकिन मोस्ट कॉमन कहां होती है, रेक्टम और सिग्मोइड के अंदर होती है, ठीक है। क्रोन्स डिजीज के अंदर जो अल्सर पाए जाते हैं दैट आर इंटरमिटेंट, ठीक है। लीजन्स जो पाए जाते हैं इंटरमिटेंट होते हैं, कुछ जगह पे होंगे, नहीं होंगे, फिर नहीं होंगे। बट इसके अंदर क्या होता है, ज्यादातर कंटिन्यूअस फॉर्म में पाया जाता है, जैसे रेक्टम से स्टार्ट होगा फिर अपवर्ड जाता है ये, ठीक है। रेक्टम से स्टार्ट होगा, सिग्मोइड कोलन के अंदर जाएगा, डिसेंडिंग में जाएगा, फिर ट्रांसवर्स में, फिर असेंडिंग में, फिर सीकम तक क्या करता है, पहुंचता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। क्रोन्स डिजीज के अंदर जो अल्सर जो होते हैं दोस्तों उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, कोबल स्टोन, या फिर इसको हम सर्पेंटाइन अल्सर के नाम से जानते हैं। जबकि इसके अंदर जो होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में दैट आर कोलर बटन अल्सर, उसे हम कोलर बटन अल्सर के नाम से जानते हैं। क्रोन्स डिजीज के अंदर कॉन्स्टिपेशन या जो डायरिया है दोस्तों वो कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है मेनली वो डायरिया प्रेजेंट होता है। डायरिया के अंदर 4 भागों में बांटते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड फुलमिनेंट। 4 से कम, 6 से कम, 10 से कम और 10 से ज्यादा के आधार पर हम इसे बांट सकते हैं। जो क्रोन्स डिजीज होती है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि कोलोरेक्टल जो कैंसर होते हैं उसके रिस्क क्या होता है, कम होता है, जबकि इसके अंदर कोलोरेक्टल कैंसर के जो रिस्क होता है दोस्तों वो क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज द ओनली डिसऑर्डर इन विच स्मोकिंग इज द प्रोटेक्टिव फैक्टर, जो अकेली प्रोटेक्टिव फैक्टर ग्रुप में क्या करती है दोस्तों, काम करती है, ठीक है। इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपका आता है एनोरेक्सिया आता है, इसके अलावा नोजिया आता है, वोमिटिंग आता है, एब्डोमिनल क्रैम्प आता है, फीवर प्रेजेंट और मे नॉट भी प्रेजेंट, ब्लीडिंग आएगा, एनीमिया होगा, मालन्यूट्रिशन होगा और डिहाइड्रेशन होगा, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, 5-अमाइनो सैलिसाइलेट यूज करते हैं। इम्यूनोमोडुलेटर्स जो ड्रग्स हैं वो हम इसके अंदर यूज करते हैं। स्टीरॉइड्स जो ड्रग्स हैं दोस्तों वो भी इसके अंदर क्या की जाती हैं, यूज की जाती हैं। और मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज है दोस्तों, इन्फ्लुक्सिमैब एंड रिटुक्सिमैब क्या करते हैं इसके अंदर यूज करते हैं। सब कुछ खत्म हो गया। अब बात मेन क्या है दोस्तों, इसके अंदर हम मेन फोकस हम किस पे देते हैं कि जो क्लाइंट है उसका वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि उसको एनोरेक्सिया, नोजिया है, वोमिटिंग है, डिहाइड्रेशन है, मालन्यूट्रिशन है, उसको ब्लीडिंग हो रही है। सब चीजें किस चीज को लीड करेंगी दोस्तों, और डायरिया हो रहा है, तो ये सब चीजें किस चीज को लीड करेंगी, दैट विल लीड टू द वेट लॉस। सो हमें अगर आउटकम देखना है तो हम ये फोकस करेंगे दोस्तों कि जो क्लाइंट है उसके अंदर जो वेट है दोस्तों वो गेन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर वो वेट गेन कर रहा है दोस्तों तो ये हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेड आउटकम होगा उसका, कि भाई हाँ ये चीज उसके अंदर हो रही है। इसके बाद में दोस्तों जो मेडिकल इंटरवेंशन अगर प्राप्त करें, अगर सीधा डिसऑर्डर देना फिर पूछे तो हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ढूंढना पड़ेगा। बट उसमें कहा कि मेडिकल इंटरवेंशन, ही इज रिसीविंग मेडिकल इंटरवेंशन, मेडिकल इंटरवेंशन प्राप्त कर रहा है, तो उसके बाद में हमें एक्सपेक्टेड आउटकम देखना है मेडिकल ट्रीटमेंट इज वर्किंग और नॉट, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि सिम्टम्स आर रिलीविंग और नॉट, सिम्टम्स जो हो रहे हैं वो रिलीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये देखेंगे। अब देखो स्किन केयर करता है, ठीक है, ओरल फ्लूइड ले रहा है, ये भी अच्छी बात है, और लेस एब्डोमिनल क्रैम्पिंग है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि एब्डोमिनल क्रैम्पिंग इज आल्सो प्रेजेंट इन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। एब्डोमिनल क्रैम्पिंग प्रेजेंट है लेकिन लेस है, लेकिन मोर जो फोकस जो दोस्तों दिया जाएगा वो वेट गेन पे दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो वेट गेन हो रहा है तो मतलब कि उसकी जो इंटेस्टाइन है वो इंप्रूव हो रही है, इरिटेशन कम हो रहा है, एब्जॉर्प्शन वहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वेट गेन अगर क्लाइंट करने लग गया तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं। बाकी के 3 भी इंपॉर्टेंट है, स्किन केयर पेशेंट को हर वे में करनी चाहिए, चाहे डिजीज हो या नहीं हो। ओरल फ्लूइड वो ले रहा है तो अच्छी बात है और ज्यादा, और अगर उसको एब्डोमिनल क्रैम्पिंग जो है दोस्तों वो कम हो रही है वो भी अच्छी बात है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी गेन से 1/2 पाउंड पर वीक। तो लिखो
क्रोन्स डिजीज के क्लाइंट, क्रोन्स डिजीज का क्लाइंट अगर मेडिकल इंटरवेंशन प्राप्त कर रहा है, मतलब उसको दे रहे हैं हम, प्राप्त कर रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उसमें वेट गेन होगा। बस सिंपल से लिख लो, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उसमें वेट गेन होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए नर्स टीचेज ए क्लाइंट विद जीआई इरिटेबिलिटी टू मिनिमाइज द इनटेक ऑफ डाइटरी इरिटेंट्स। अभी मैंने कुछ समय पहले ही आपको बात किया दोस्तों कि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो इरिटेंट्स के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो हम एक नर्स वो पढ़ा रही है कि भाई कौन कौन से ऐसे फूड होते हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो ए नर्स टीचेज ए क्लाइंट विद जीआई इरिटेबिलिटी टू मिनिमाइज द इनटेक ऑफ डाइटरी इरिटेंट्स, कि भाई आप डाइटरी इरिटेंट्स को क्या करो, कम से कम लो। Which product did the nurse teach the client to avoid? सीधी सी बात है, अवॉइड किस किस को करना है दोस्तों, उसके बारे में बात हो रही है कि भाई अवॉइड किस किस चीज को करना है। जल्दी से मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि इरिटेंट्स कौन कौन से होते हैं। इरिटेंट्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो कोला है, कोला जो ड्रिंक्स होती हैं उनको अवॉइड करना है। कैफीन कंटेनिंग जो प्रोडक्ट हैं, कैफीन कंटेनिंग जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको अवॉइड करना है। मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट हैं दोस्तों उनको अवॉइड करना है। सिट्रस जो फ्रूट्स हैं उनको भी हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। इसके अलावा आर्टिफिशियल जो शुगर है दोस्तों उसे भी हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। अल्कोहल है दोस्तों उसको भी हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ग्लूटेन कंटेनिंग जो भी प्रोडक्ट है वो भी हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ग्लूटेन कंटेनिंग जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो भी हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। दीज आर द जीआई इरिटेंट्स, ये इरिटेशन का काम करते हैं, जो मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया भी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, सबसे पहली बात है राइस। मैंने कहा था कि ग्लूटेन कंटेनिंग के अंदर क्या आएगा दोस्तों, ग्लूटेन कंटेनिंग के अंदर आएगा आपका बार्ले है, वो हम नहीं दे सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा व्हीट नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा क्या नहीं दे सकते हैं, ओट्स नहीं दे सकते हैं, और राई नहीं दे सकते हैं। तो राइस तो दिया जा सकता है, ये राई है, राइस नहीं है, दिस इज राई। तो राइस दिया जा सकता है, लेकिन हमें अवॉइड करना है, तो ये आंसर नहीं होगा। मिल्क को अवॉइड करेंगे, हाँ जी। चीज इज ऑल्सो फाउंड बाई मिल्क, तो चीज को भी क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। टेबल साल्ट को अवॉइड नहीं करना है। चॉकलेट कैंडी, ठीक है। तो कैफीन कंटेनिंग जो प्रोडक्ट है, चाहे वो कॉफी हो या चॉकलेट हो, उसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो ये भी हम क्या करेंगे दोस्तों, अवॉइड। चॉकलेट कैंडी को भी क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। अब हमें से अवॉइड पूछा है इसने कि भाई किस किस चीज को हमें क्या करना है दोस्तों, अवॉइड करना है। तो अवॉइड किस किस को करना है, हमें इसमें अवॉइड करना है किसको, मिल्क को अवॉइड करना है, चीज को अवॉइड करना है, और जो चॉकलेट जो कैंडी है दोस्तों उसको हम क्या करना है, अवॉइड करना है। तो इसमें लिख लो मिल्क, चीज भी मिल्क से ही बनता है ना, इसलिए ये भी मिल्क प्रोडक्ट ही नहीं देते हैं। एंड चॉकलेट कैंडी जीआई इरिटेटिंग फूड है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेटिंग फूड है। ठीक है, बस इतना लिख लो, बहुत है। जो इरिटेंट जो फूड है दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी करवाते हैं, या फिर इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर भी इरिटेंट जो फूड्स हैं वो नहीं देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज रिव्यूइंग द लैबोरेटरी रिजल्ट्स ऑफ एंड कलेक्टिंग ए हेल्थ हिस्ट्री फ्रॉम ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ कोलाइटिस। दोस्तों नर्स रिव्यू कर रही है लैबोरेटरी रिजल्ट्स का और कलेक्ट कर रही है हेल्थ हिस्ट्री एक क्लाइंट की, जिसकी डायग्नोसिस क्या बनी है, कोलाइटिस बनी है। विच कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द कोलाइटिस शुड द नर्स एक्सपेक्ट, कि क्या क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों जो कि कोलाइटिस के अंदर प्रेजेंट होंगे। मैंने आपको कई बार बता दिया है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर डायरिया प्रेजेंट होगा, दैट कैन बी
4 टाइम और मोर देन 10 टाइम, ठीक है। 4 हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और फुलमिनेंट में बांटते हैं। 4 से कम होगा, 6 से कम होगा, सीवियर में 10 से कम होगा और फुलमिनेंट के अंदर मोर देन 10 होगा। इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी, आपको याद हो जाएंगे बार बार बोलने से, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी। इसके अलावा क्या होगा दोस्तों, फीवर प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट, नोजिया, वोमिटिंग, नोजिया जो वोमिटिंग है वो होगी, एनोरेक्सिया होगा, वेट लॉस होगा, क्या होगा, वेट लॉस होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, एनीमिया होगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा और ब्लड जो ब्लीडिंग है दोस्तों वो भी प्रेजेंट हो सकती है। तो पहली चीज दे रखा दोस्तों वेट लॉस, बिल्कुल सही है। वेट लॉस इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, प्रेजेंट होगा और हमें इसी चीज को क्या करना है, देखना है, तो वेट लॉस होगा, ये नर्स एक्सपेक्ट करेगी। सेकंड दे रखा हेमोप्टाइसिस, हेमोप्टाइसिस इज द वोमिट, जो कफिंग के साथ में, हेमोप्टाइसिस मतलब कफिंग के साथ में ब्लड आना, हेमोप्टाइसिस कहलाता है, और जो वोमिटिंग के साथ आता है दैट इज नोन एज हेमेटिमेसिस, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। इंक्रीज्ड रेड ब्लड सेल, मैंने आपको बताया दोस्तों अभी कि पेशेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एनीमिया प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और डिक्रीज्ड व्हाइट ब्लड सेल, ये इसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। कुछ केसेस के अंदर दोस्तों ल्यूकोसाइटोसिस जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण WBC जो है दोस्तों वो इंक्रीज हो सकती है, लेकिन कम तो कभी भी नहीं होगी, ठीक है, कम नहीं होगी यहाँ पे। अगर होगी भी तो क्या तो नॉर्मल रहेगी या फिर क्या रहेगी दोस्तों, इंक्रीज रहेगी। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो वेट लॉस होगा। तो इसमें लिख लो, देखो कोलाइटिस के पेशेंट में, कोलाइटिस के पेशेंट में वेट लॉस प्रेजेंट होता है, बस इतना लिख लो। बाकी मैंने आपको एक क्वेश्चन में पूरे लिखा रखे हैं जितने भी जो सिम्टम्स हैं, तो बार बार लिखा के टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा आपका है नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट विद एक्यूट एक्जर्वेशन ऑफ कोलाइटिस अबाउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट डाइट, विच फूड सेलेक्टेड बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स दैट द लैबोरेटरी टीचिंग इज इफेक्टिव। मतलब कि हमें दोस्तों एक क्लाइंट है जिसको क्या हो रहा है, एकदम से कोलाइटिस का एक्यूट एक्जर्वेशन सिम्टम्स आए उसके अंदर कोलाइटिस के, ठीक है। और ऐसे होता है पेशेंट के अंदर, जैसे कुछ दिन सिम्टम आए, एक महीने तक रहे, फिर कुछ दिन ठीक हो गया, फिर वापस से आने लग गए, तो ऐसे कई बार कई सालों तक ये डिजीज चलती रहती है, कई सालों तक चलती रहती है, ठीक है। तो एकदम से जो सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, एक्यूट एक्जर्वेशन कहलाता है। कुछ बार रेमिशन आ जाता है, मतलब कि शांत हो जाती है डिजीज, उसे बोलते हैं रेमिशन। तो अब डाइट के बारे में जो नर्स है दोस्तों उसको पढ़ा रही है। अब आपको ये जानना है कि भाई उसने उसको कहते कि आपको 4 फूड सिलेक्ट करने हैं, ऑरेंज जूस, स्क्रैम्बल्ड एग्स, वैनिला मिल्क शेक एंड क्रीम्ड पोटैटो सूप। इन 4 में से आपको एक फूड सिलेक्ट करके मुझे बताना है कि जो आप ले सकते हो। और अगर उसने सही बता दिया तो मतलब मैंने जो पढ़ाया, मतलब नर्स ने जो पढ़ाया वो इफेक्टिव है, और अगर उसने गलत बताया तो वो इनइफेक्टिव है। तो पहला दोस्तों क्या करेगा, मैं ऑरेंज जूस लूंगा। भाई बिल्कुल गलत है, ऑरेंज जूस क्यों लेगा भाई साहब, एक बात बताओ, ऑरेंज जूस लोगा तो ऑरेंज जूस के अंदर तो सिट्रस होता है, जबकि सिट्रस जो फ्रूट्स हैं दोस्तों, मिल्क जो प्रोडक्ट्स है, कॉफी कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स है, अल्कोहल जो है, ठीक है, और आर्टिफिशियल जो शुगर है, कोला है, इन सबको तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अवॉइड करते हैं। इन सबको तो हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो ऑरेंज जूस तो नहीं ले सकता ना वो, तो गलत हो गया, क्योंकि ये इरिटेशन कोज कर सकता है, ठीक है। यहां पर भी हम इरिटेटिंग फूड नहीं देते हैं, ध्यान रखना। आप ये सोच रहे हो कि सर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है ये, तो उस इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इरिटेशन नहीं हो रहा है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर भी नहीं देते हैं, ध्यान रखना, इरिटेटिंग फूड। थर्ड जो है दोस्तों वेनिला मिल्क शेक है और क्रीम्ड पोटैटो सूप। ये क्रीम जो है ना ये मिल्क से बनता है, और वनीला जो मिल्क शेक है उसके अंदर खुद मिल्क है, तो मिल्क कंटेनिंग जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो भी हम नहीं देते हैं। अब कुछ बचा ही नहीं, आपके सामने आंसर है, जो बच्चे को आता है वो बहुत अच्छी बात है, अभी भी नहीं आता तो इससे बुरी बात कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा दैट इज स्क्रैम्बल्ड एग। स्क्रैम्बल्ड एग जो है वो इरिटेटिंग फूड के अंदर नहीं आता है। जो आधा पका हुआ जो एग होता है, जो तोड़ कर डाल देते हैं और आधा पका हुआ रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग बोलते हैं। तो स्क्रैम्बल्ड जो एग दोस्तों वो इरिटेटिंग नहीं होता है और वो दिया जा सकता है। एग वैसे भी दोस्तों जो एग जो होता है ना दैट इज द रेफरेंस प्रोटीन, सबसे अच्छी प्रोटीन होती है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, ठीक है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन भी बोलते हैं हम इसको। मिल्क कैसीन, एग एल्ब्यूमिन इज द ओनली, मतलब इज द ओनली नहीं कह सकते, मतलब दीज आर द प्रोटीन्स विच आर comes under the category of first class protein, जिसके अंदर that contain all 10 essential amino acids, जितने भी 10 के 10 अमीनो एसिड्स वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो नेट प्रोटीन जो यूटिलाइजेशन जो होता है ना दोस्तों वो भी ज्यादा होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं तो सोयाबीन के अंदर भी प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, बट वो हम नहीं खा सकते हैं, कम खाते हैं, क्यों, उसमें एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम आती है, डाइजेस्टिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। बट एग एल्ब्यूमिन एक अच्छी प्रोटीन मानी जाती है। तो स्क्रैम्बल्ड जो एग्स है दोस्तों वो ले सकता है क्लाइंट। तो लिख लो, कोलाइटिस का क्लाइंट, कोलाइटिस का पेशेंट स्क्रैम्बल्ड एग डाइट में ले सकता है, डाइट में ले सकता है, क्योंकि यह जीआई
क्योंकि यह जीआई इरिटेंट नहीं है। जीआई इरिटेंट भी नहीं है, लो रेजिड्यू भी है ये, ठीक है। लो रेजिड्यू का मतलब क्या होगा कि ये जैसे मान लो डायरिया हो रहा है ना, तो डायरिया के अंदर लो रेजिड्यू डाइट देते हैं हम, तो उसमें भी हेल्प करता है कि कम से कम स्टूल का फॉर्मेशन हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या कर रहा है कि विच एक्सप्लेनेशन इज मोस्ट एक्यूरेट व्हेन द नर्स टीचेज ए क्लाइंट अबाउट इनटू ससेप्शन ऑफ द बाउल। मैं पूरे डिसऑर्डर पढ़ा चुका हूं, अब दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा आपको। इनटू इंटेस्टाइनल जो ऑब्स्ट्रक्शन है दोस्तों वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जिसके अंदर हमने दोनों के बारे में बात की थी, वोल्वुलस के बारे में बात की थी और इनटू जो ससेप्शन है उसके बारे में हमने बात की थी, वो मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। अब सीधी सी बात है, बस ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है कि भाई इनटू ससेप्शन ऑफ द बाउल क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इनटू ससेप्शन ऑफ द बाउल इज द टेलीस्कोपिंग ऑफ द प्रोक्सिमल लूप इनटू ए डिस्टल लूप। मतलब क्या होता है कि तो इंटेस्टाइन का एक जो पार्ट है ना दोस्तों, दूसरे पार्ट के अंदर क्या हो जाता है, धस जाता है। एक जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट के अंदर क्या हो जाता है, धस जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, उसको बनाना मुझे भी नहीं आता कैसे बनाते हैं, ठीक है। मतलब एक पार्ट होगा वो दूसरे पार्ट के अंदर धस जाएगा, अंदर दो पार्ट हैं वो एक दूसरे में धस जाते हैं अंदर, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इनटू ससेप्शन के नाम से जानते हैं। किंकिंग ऑफ द वॉल इनटू द इटसेल्फ, मतलब कि गांठ लगने की तरह दोस्तों, मुड़ने की तरह, इसे वॉल्वुलस बोलते हैं हम। इसे क्या किस नाम जानते हैं, वॉल्वुलस के नाम से जानते हैं। ये इनटू ससेप्शन नहीं है, दिस इज वॉल्वुलस। ए बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंप्रेसिंग द बाउल, जो बाउल है दोस्तों, इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज के बैंड बन जाते हैं। इस प्रकार से क्या बन जाते हैं, बैंड बन जाते हैं। इसे हम एडिशन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एडिशन के नाम से जानते हैं, न कि इनटू ससेप्शन के नाम से जानते हैं। इनटू ससेप्शन में तो क्या होता है, टेलीस्कोपिंग हो जाती है। एक जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट के अंदर क्या हो जाता है, धस जाता है। इस प्रकार से एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, धस जाता है। एक पार्ट है ये दूसरा पार्ट है, तो इसके अंदर धस गया, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, इनटू ससेप्शन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, ये वॉल्वुलस है, दिस इज कॉल्ड एडिशन, इसे हम एडिशन बोलते हैं। ए प्रोट्रूजन ऑफ द ऑर्गन और पार्ट ऑफ एन ऑर्गन थ्रू द वॉल दैट कंटेन्स, मतलब कोई भी ऑर्गन है, मतलब आपको ऐसे लिखा है देखिए बाहर की तरफ मेरी इंटेस्टाइन बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, ऐसे आपको फील होने लग जाए, तो बाहर की तरफ वॉल से प्रोट्रूड हो रही है, अपना जो रीजन है जिस जगह पे वो प्रेजेंट है उसको छोड़कर बाहर की तरफ निकल रही है और वो हमें फील हो रही है दोस्तों। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, हर्निया के नाम से जानते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हर्निया। ये किसके नाम डेफिनेशन है, ए प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट ऑफ एन ऑर्गन थ्रू द वॉल दैट कंटेन्स, जिस वॉल को कंटेन करती है, जैसे पेरिटोनियम लेयर से अंदर है उसे बाहर आ रही है दोस्तों, ठीक है। उस तो जिस वॉल जो वॉल उसको कंटेन करती है उससे बाहर की तरफ आ रहा है दोस्तों, तो उसे हम किस नाम जानेंगे, हर्निया के नाम से जानेंगे। ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द हर्निया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इनटू ससेप्शन, ठीक है। कि प्रोक्सिमल लूप का बाउल डिस्टल लूप का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी पार्ट है, जैसे मान लो ये इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, तो यहां से सीकम वाला पार्ट स्टार्ट हुआ, सीकम वाले पार्ट के बाद असेंडिंग कोलोन हुआ, ये ट्रांसवर्स कोलोन हुआ, ये डिसेंडिंग कोलोन हुआ, ठीक है, यहाँ पे रेक्टम आ गया। तो यहाँ वाला जो पार्ट होगा ये प्रोक्सिमल और दूर वाला जो पार्ट आता जाएगा तो डिस्टल। जैसे ये वाला पार्ट है, इसके लिए डिस्टल वाला पार्ट ये है, ये पूरा डिस्टल वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट है, इसके लिए डिस्टल वाला पार्ट ये है, मतलब दूर की तरफ वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट है इसके लिए डिस्टल वाला पार्ट ये है, ये वाला पार्ट के लिए डिस्टल। तो ये इसके अंदर देखो क्या होगा, प्रोट्रूजन पार्ट ऑफ ऑर्गन, सॉरी टेलीस्कोपिक प्रोक्सिमल लूप, मतलब यहाँ वाला पहले वाला अंदर वाले में घुस रहा है, मतलब दूर वाले पार्ट के अंदर घुस रहा है। तो डिस्टल लूप के अंदर ये क्या हो रहा है, टेलीस्कोपिंग हो रही है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इनटू ससेप्शन के नाम से जानते हैं। तो ये टेलीस्कोपिंग ऑफ ए प्रोक्सिमल लूप ऑफ द बाउल इनटू ए डिस्टल लूप। इसमें लिख लो इनटू ससेप्शन सम इज टेलीस्कोपिंग ऑफ proximal loop of bowel into distal loop। पूरा वही लिखना है इसमें, तो यार मैं कुछ इसको सिंपल लिखा दूंगा ना तो फिर आप डेफिनेशन नहीं करके आओगे। हिंदी में अगर इसको लिखा दिया तो फिर डेफिनेशन गलत करके आ जाओगे, ठीक है। वॉल्वुलस होते हैं किंकिंग, और बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो क्या बनाते हैं, एडिशंस बनाते हैं। और अगर प्रोट्रूजन ऑफ द ऑर्गन फ्रॉम द वॉल दैट कंटेन इट इज नोन एज हर्निया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, टेलीस्कोपिंग ऑफ ए प्रोक्सिमल लूप ऑफ बाउल इनटू ए डिस्टल लूप। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है ये। व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद इलियोस्टोमी? जेजुनम, जिजुनम और एलियम, दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन विच इलियम जो पार्ट है दोस्तों, उस पार्ट के अंदर हम क्या बना दें, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो ये ऐसे इलियम है, इसके अंदर हम क्या बना लें दोस्तों, एक
सर्कुलर ओपनिंग बना दे, एक सर्कुलर क्या बना दे, ओपनिंग बना दे बाहर की तरफ क्या बना दे, एक सर्कुलर ओपनिंग बना दे, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, इलियोस्टोमी के नाम से जानेंगे। दिस इज नोन एज इलियोस्टोमी। तो क्लाइंट का जैसे कोलोस्टोमी पढ़ते हैं आप, वैसे क्या है, इलियोस्टोमी है। तो जो इलियोस्टोमिक जो क्लाइंट है दोस्तों, उसकी केयर कर रहे हैं आपको, नर्स को व्हाट शुड द नर्स डू, तो नर्स को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, टीच द क्लाइंट टू ईट फूड्स हाई इन रेजिड्यू, कि भाई ऐसे क्लाइंट के अंदर आप हाई इन रेजिड्यू वाले जो फूड है वो दोगे। हाई इन रेजिड्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब जिन क्लाइंट के अंदर हाई रेजिड्यू का मतलब क्या हो गया कि जिन क्लाइंट के अंदर स्टूल का फॉर्मेशन कम हो रहा है मान लो, और उसको आपको ज्यादा करना है, तो उसका मतलब क्या होगा, ये हाई रेजिड्यू हो गया, हाई इन रेजिड्यू डाइट कहलाएगी वो। और लो रेजिड्यू का मतलब क्या हो रहा है, तो स्टूल का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है और आपको उसको क्या करना है, कम करना है, तो वो क्या कहलाती है, लो रेजिड्यूल। तो एक्चुअली में डायरिया के अंदर लो रेजिड्यू यूज करते हैं, और कॉन्स्टिपेशन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, हाई रेजिड्यू डाइट क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, टीच द क्लाइंट टू ईट फूड्स हाई इन रेजिड्यू, तो इसके अंदर ज्यादातर रेगुलर जो डाइट है दोस्तों वही प्रोवाइड की जाती है, ऐसी कोई स्पेसिफिक डाइट देने की क्या नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड दे रखा है, एक्सप्लेन दैट ड्रेनेज कैन बी कंट्रोल्ड विद डेली इरिगेशन। जो ड्रेनेज जो है ना दोस्तों, एक्चुअली में इलियोस्टोमी का जो ड्रेनेज है ना, वो उसमें एक तो इरिगेशन की बहुत कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर वो लिक्विड पार्ट आता है। दूसरा, उसका कंटिन्यूस इरिगेशन होता रहता है, ऐसे नहीं होता कि एक टाइम पे आप इरिगेशन करोगे अब नहीं करोगे, तो कंटिन्यूस ड्रेनेज होता रहता है, उसका इरिगेशन नहीं, कंटिन्यूस क्या होता रहता है, ड्रेनेज होता रहता है। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड दे रखा है, एक्सपेक्ट द स्टोमा टू स्टार्ट ड्रेनिंग ऑन द थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे, ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। एक्चुअली में फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे के अंदर, पहला जो पोस्ट ऑपरेटिव डे है, जब जहां वो ओपनिंग बनती है, दैट इज नोन एज स्टोमा, तो उस स्टोमा से क्या होते हैं दोस्तों, जो ड्रेनिंग वो आना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट डे से, थर्ड से नहीं, फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे से स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी क्या है, गलत है। फोर्थ जो है वो इसका राइट आंसर होगा, एंटिसिपेट दैट एनी इमोशनल स्ट्रेस कैन इंक्रीज इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस। पेशेंट के अंदर मान लो कोई भी चीज सर्जरी हुई है, ओपनिंग हुई है, उसकी बॉडी डिस्टर्ब हो गई है, बाहर ओपन हो गया है सब कुछ, इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है, स्टूल बाहर आ रहा है, वहां से स्मेलिंग भी होती है, ठीक है, उसकी बॉडी इमेज भी क्या हो जाती है दोस्तों, उससे अल्टर्ड होती है। तो ये सब पेशेंट को क्या करते हैं, इमोशनल स्ट्रेस लाते हैं। तो पेशेंट को इस चीज को भी समझाना है कि आपके अंदर अगर स्ट्रेस होगा दोस्तों, तो स्ट्रेस जो है इसके कारण पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है ना दोस्तों, वो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, उसके कारण पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या हो सकता है दोस्तों, इंक्रीज हो सकता है। तो लिखो, इलियोस्टोमी के क्लाइंट में, इलियोस्टोमी के क्लाइंट में स्ट्रेस होने के कारण, स्ट्रेस होने के कारण पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ सकता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स इंक्रीज हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। अब हम वापस से एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो ये क्वेश्चन तो अभी हमने पढ़ाई है कि इलियोस्टोमी का क्लाइंट है, अगर उसको स्ट्रेस हुआ तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ा होगा, तो उसको हमें समझाना पड़ेगा कि आपको स्ट्रेस कम से कम लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज इंटरसेप्शन, तो टेलीस्कोपिंग होती है प्रोक्सिमल लूप इनटू द डिस्टल लूप इज नोन एज इंटरसेप्शन। वोल्वुलस क्या है, वोल्वुलस इज द किंकिंग ऑफ द इंटेस्टाइन और बाउल इनटू इटसेल्फ, खुद के अंदर ही खुद में बांध लेता है खुद को। और ए बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट ऑब्स्ट्रक्ट द बाउल इज नोन एज एडिशन, एंड इफ एनी ऑर्गन इज प्रोट्रूडिंग फ्रॉम इट्स ओन वॉल देन इट इज नोन एज हर्निया। नेक्स्ट जो दोस्तों क्या दे रखा है कि जो क्लाइंट है दोस्तों क्या ले सकता है, कोलाइटिस का क्लाइंट, देन ही कैन टेक स्क्रैम्बल्ड एग्स बिकॉज स्क्रैम्बल्ड एग्स आर नॉट जीआई इरिटेंट्स, ये जीआई इरिटेंट्स नहीं होते हैं, इसलिए ये ले सकता है। सिट्रस फ्रूट से वो नहीं ले सकता, मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले सकता, कोला नहीं ले सकता, कैफीन कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं ले सकता, ग्लूटेन कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं ले सकता है। क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट होता है, अगर क्लाइंट को क्या हो रहा है दोस्तों, कोलाइटिस हो रहा है, तो वेट लॉस उसके अंदर प्रेजेंट होगा, एनोरेक्सिया प्रेजेंट होगा, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग प्रेजेंट होगी, फीवर मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, नोजिया वोमिटिंग होगी, एनीमिया होगा, ब्लड लॉस हो सकता है, माल न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन, ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, डाइटरी जो इरिटेंट्स है दोस्तों, विच प्रोडक्ट क्लाइंट अवॉइड करना है, तो अवॉइड करना है भाई मिल्क को, चीज भी मिल्क कंटेनिंग है, चॉकलेट कैंडी है, ठीक है, चॉकलेट को, कोला ड्रिंक्स को, कॉफी को अवॉइड करना है, मिल्क जो प्रोडक्ट्स उनको अवॉइड करना है, ठीक है, ग्लूटेन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, आर्टिफिशियल जो शुगर है उसको अवॉइड करना है। तो इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों कि एक क्लाइंट है दोस्तों, आपको देखना है कि वो उसका ट्रीटमेंट काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्रोन्स डिजीज का, तो हम क्या चीज देखेंगे, तो वेट गेन हो रहा है नहीं हो रहा, ये इंपॉर्टेंट है, हमें वेट गेन को देखना पड़ेगा उसके अंदर। ये इस क्वेश्चन को छोड़ो, ये नहीं डिस्कस करूंगा मैं, बकवास। इसके बाद ये दे रखा है दोस्तों कि स्टूल एग्जामिनेशन क्यों करवाते हैं हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में, क्योंकि स्टूल के अंदर ब्लड प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज ओक्यूल्ट ब्लड।
इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो यही है कि क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट होंगे क्लाइंट के अंदर अगर कोलाइटिस है तो डायरिया एंड एब्डोमिनल जो क्रैम्पिंग है वो प्रेजेंट होंगी, वेट लॉस होगा और हिमोप्टाइसिस का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि जो क्लाइंट है उसको अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो रहा है तो कोला ड्रिंक्स क्या करेंगे, उसके अंदर अवॉइड करेंगे। अमीनो एसिड्स, राइस प्रोडक्ट एंड शुगर प्रोडक्ट्स कैन बी गिवन, ओनली मिल्क, शुगर एंड स्वीटनर्स कैन नॉट बी गिवन। आर्टिफिशियल स्वीटनर, सॉरी, आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स है वो नहीं दी जा सकती हैं। कोलेक्टोमी अगर किसी भी क्लाइंट के अंदर की गई है तो उसे हमें बताना पड़ेगा कि ये टेम्पररी नहीं है, दिस इज द परमानेंट ट्रीटमेंट है एंड इट कैन लीड टू द अल्सरेटिव कोलाइटिस, कैन लीड टू कोलोरेक्टल कैंसर। और ये गलत है, सर्जरी के बिना भी वो खा सकता है ये चीज़ें, ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं खा सकता वो, बट सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है ये क्योर करता है किसको, अल्सरेटिव कोलाइटिस को। इसके बाद हमारा खत्म हो गया ना, एक क्वेश्चन होता है वो हट गया है उसमें, छोड़ो। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि हाँ अब हमारा सिलेबस कुछ हो रहा है। हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जब जल्दी हमारे 2-3 क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा, इसके बाद में मैं छोटे छोटे सारे सिस्टम है ना 1-2 दिन में खत्म करवाऊंगा आपको सबसे पहले, तो कि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमारा सिलेबस हुआ है। आपको ये नहीं लगे अभी ऐसे लगता है जैसे मैंने आपको नर्वस सिस्टम पढ़ा दिया, तो एक सिस्टम है बट उसके अंदर हमने न्यूरोमस्कुलर नर्वस पढ़ लिया, उसमें अंदर मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम पढ़ लिया हमने, इसके अंदर हमने आई पढ़ लिया, उसके अंदर हमने ईयर पढ़ लिया, तो कई सारी चीज़ें पढ़ ली, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा थे। अब कुछ ऐसे हैं दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका, रीनल जो सिस्टम है दोस्तों, ठीक है, इंटीग्यूमेंटरी जो सिस्टम है आपका, इन्फेक्टिव कुछ डिसऑर्डर्स दे रखे हैं और कुछ ड्रग्स दे रखे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अगर छोड़ दें तो बाकी के जितने भी सिस्टम है उनमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो पहले मैं उन सबको करवाऊंगा, फिर मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा कार्डियोवैस्कुलर। हो सकता है कि उससे पहले मैं आपको जो बाकी के जो सब्जेक्ट है उसमें मेन पीडियाट्रिक बचता है, आपका फंडामेंटल बचता है एंड साइकेट्रिक, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।